नमस्कार साथियों, एग्री हब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पशुपालन विज्ञान हमारी चल रही थी। पशुपालन विज्ञान में जो कुछ टॉपिक है हम पढ़ चुके हैं, यानी कि हम समझ सकते हैं कि लगभग जो 50% है वो हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पशुओं से संबंधित नस्लें, यानी कि पशुओं की कौन सी नस्लें हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीड्स। क्या है बच्चों? ब्रीड्स यानी कि नस्लें। तो कौन सी नस्लें होती है, या इन नस्लों को कौन रजिस्टर करता है, या हमारे जो कुल कौन सा संस्थान है वो इसके बारे में जो अनुसंधान करता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो ज्यादा वक्त न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा क्या होती है, यानी कि नस्ल कहते है ना। सबसे पहले तो आ गई कि नस्ल कहते किसको है। तो नस्ल किसे कहते हैं भी? ऐसा समूह है जिसकी उत्पत्ति शारीरिक बनावट आकारिकी समान हो, उसे क्या कहते हैं भी? नस्ल कहते हैं। यानी कि जिसकी उत्पत्ति क्या कैसे हो गया? जैसे कि आपको पता है, कोई गाय ले लो, है ना। अब गाय है तो इस गाय की ऐसा तो है नहीं कि उत्पत्ति अलग अलग होती है ना। मानव, जैसे हम कह सकते हैं मानव है, तो मानव तो पृथ्वी पर एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें रंग है, रूप है, वो अलग अलग प्रकार का है ना। तो ऐसा समूह है जिसकी उत्पत्ति शारीरिक बनावट, यानी कि शरीर में भी सेम दिखे। ऐसे नहीं है कि एक गाय है उसके 4 पैर है, दूसरी के 2 ही पैर है ना। ऐसा तो नहीं होता ना। हम कह सकते हैं ना कि अगर हमें कोई गाय की पहचान करनी है तो उसके क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं, 2 आंख होती है, एक पूंछ होता है, 4 थन होते हैं। इस प्रकार से हम इसकी पहचान करते हैं कि यह एक गाय है या एक भैंस है। इसका रंग सफेद होता है, तो इस प्रकार से हम देखकर बता सकते हैं यह एक गाय है। या किसी भैंस को देख रहे हैं तो भी इसमें 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 आंख होती है, और उसमें हम देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की है, तो ये एक भैंस है। तो यही होती है कि जिसकी उत्पत्ति समान हो, शारीरिक बनावट भी समान हो, यानी कि शरीर की जो संरचना है, ढांचा है, वह भी सेम होता है। ऐसा नहीं है कि एक भैंस का अलग है दूसरी का अलग है। ठीक है, रंग रूप अलग हो सकता है, लेकिन शारीरिक बनावट है वह सेम ही होती है। फिर होते हैं आकारिक समान हो, उसे क्या कहते हैं भी? नस्ल कहते हैं। अब क्या है कि नस्लों का पंजीकरण कौन करता है, यानी कि हम जो नस्लें पढ़ रहे हैं, क्या विश्व में जितने भी पाए जाते हैं पशु पक्षी, क्या हम उनके सभी के बारे में पढ़ते हैं? क्या नहीं पढ़ते हैं। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में हम सिर्फ पालतू पशुओं का ही अध्ययन करते हैं। और इन पालतू पशुओं में भी क्या होता है कि भारत में एक संस्थान है, वो संस्थान क्या करती है कि इन नस्लों में से भी कुछ नस्लों को क्या करती है? रजिस्टर से होती है, यानी कि उनको पता होता है ये नस्ल कहाँ से विकसित है, या इसका पूर्वज कौन है, इसका उत्पादन कितना है, ये किससे विकसित हुई है, इसके बारे में जो भी जानकारी रखता है वो एक संस्थान रखता है। उस संस्थान का नाम है NBAGR। पूछा जाता है NBAGR की फुल फॉर्म क्या है? NBAGR है कहाँ? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। कहाँ पर बच्चों? करनाल हरियाणा में है। तो कौन सा संस्थान है? NBAGR। याद रखना, NBAGR कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। याद रखना, कहाँ पर बच्चों? करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा में है। करनाल हरियाणा में है। कौन सा संस्थान है? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। फिर है इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो NBAGR जो संस्थान है, इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि इसका क्या काम है? तो इसका काम है जानवरों एवं पोल्ट्री की उन्नत नस्लों का पंजीकरण करना। यानी कि अब वर्तमान में है जो लगभग 212 नस्लें हैं इसमें रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो अभी वैसे तो हाल ही में 220 हो चुकी है, लेकिन हमें एक बार क्या पढ़नी है? 212 ही पढ़नी है। तो ये क्या करता है कि इन 212 नस्लों पर इन 212 नस्लों पर क्या करता है भी? अनुसंधान करता है, यानी कि इनकी देख रेख करता है कि इस नस्ल का क्या उत्पादन रहा है, इससे जो नई विकसित जो नस्ल है उसका क्या उत्पादन रहा है। इन सभी की जानकारी कौन रखता है भी? NBAGR रखता है, जो कहां पर है? करनाल हरियाणा में है। ठीक है, आगे क्या है कि इसका हिंदी में नाम क्या है? देखो, ये तो इंग्लिश में था, हिंदी में नाम क्या होता है? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो। कहां पर? भी करनाल हरियाणा में है, जिसे बोलते हैं NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। फिर है इसका मुख्यालय। अब तो हाल ही में तो कहां पर? अभी करनाल हरियाणा में है, लेकिन शुरुआत में कहां पर था? शुरुआत में 1984 में ये कहां पर था? बेंगलुरु कर्नाटक में था। कहां पर था बच्चों? NBAGR का मुख्यालय अगर पूछे कि सर्वप्रथम कहां पर था, तो बेंगलुरु कर्नाटक में था। स्थापना वर्ष क्या है? 21/9/1984। लेकिन आपको सिर्फ 1984 ही याद रखना है। 1984 से ही आप एक और याद रखना है, कौन सी? NCT। ठीक है ना, नेशनल
नेशनल सेंटर ऑफ कैमल, ठीक है ना, एनआरसी, सॉरी एनआरसीसी, एनआरसीसी, ठीक है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, कहां पर था, जोड़बीड़ बीकानेर, स्थापना वर्ष क्या थी, 5 जुलाई 1984। एनबीएजीआर की भी स्थापना वर्ष क्या है, 1984। अब वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां, याद रखना कि एनबीएजीआर का वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है, तो करनाल हरियाणा में है। फिर है कि भारत में कुल मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं, यानी कि एनबीएजीआर में कितनी पंजीकृत नस्लें हैं वर्तमान में, तो 212 है, लेकिन अभी हाल ही में 220 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है बच्चों, 220 हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें 212 ही पढ़नी है। क्यों पढ़नी है, क्योंकि अभी तक इनकी जो वेबसाइट होती है इस पर ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये सिर्फ ये अखबार में आया था। तो अभी क्या है, अभी 212, कितनी अभी 212 है। फिर क्या है, गाय, अब इसमें से यानी कि 212 है, वो किस किस की कितनी है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल की कितनी नस्लें हैं, ठीक है ना। तो गाय की कितनी है, भैंस की कितनी है, भेड़ की कितनी है, बकरी की कितनी है, और ऊंट की कितनी है, और मुर्गी की कितनी है। हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी आपका सिर्फ पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन याद कौन सी करनी है भाई, एक तो गाय की करनी है, भैंस की करनी है, बकरी की करनी है, भेड़ की, ऊंट की, मुर्गी की, ये तो हमें पता होना चाहिए, यानी कि याद होना चाहिए, और ये सिर्फ हमारी पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो गाय की एनबीएजीआर में, किसमें भी, एनबीएजीआर में गाय की कितनी नस्लें पंजीकृत है, तो 53। कितनी बच्चों, 53 नस्लें। भैंस की कितनी है, 20 है। बकरी की कितनी है, 37 है। भेड़ की कितनी है, 44 है। और ऊंट की कितनी है, 9 है। और मुर्गी की कितनी है, 19 है। घोड़ा की कितनी है, 7 है। सुअर की कितनी है, 13 है। कुत्ते की 3 है। याक की 1 है। बतख की 2 है। और हंस की 1 है। टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 212। कितनी आएगी भी, 212 नस्लें, ठीक है। तो हमें याद रखना है, गाय की कितनी है, 53 है। भैंस की 20 है। बकरी की 37 है। भेड़ की 44 है। मुर्गी की 19 है। और ऊंट की 9 है। ये तो होगी किस, क्या भी नस्लें हैं, यानी कि एनबीएजीआर में पंजीकृत नस्लें हैं। वही हमने कल एक बात और की थी, इसी से संबंधित क्या था, वो था टूवन, ठीक है ना, गुणसूत्र संख्या। ये भी याद रखना कि गाय में टूवन कितने होते हैं ना, तो गाय में टूवन कितने थे, 60। मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूं ताकि हम रिलेट में करते चले। तो गाय में टूवन कितने थे, यानी कि गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो गाय में कितने थे, 60 थे। भैंस में कितने थे भी, एक तो 50 था और एक 48 था। 50 किस में था, जलीय भैंसों में। 48 किस में था, कीचड़ वाली भैंसों में। बकरी में टूवन कितने थे, 60 थे। भेड़ में कितने थे भी, 54 थे। कितने बच्चों, 54। ऊंट में कितने होते हैं, 74। मुर्गी में कितने थे, 78। कितने भाई, 78, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि अब है कि गाय है ना, आज हम स्टार्ट करते हैं गाय से, ठीक है ना, कि हम आज पढ़ेंगे गाय की नस्लों के बारे में। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि नस्लों में पूछा क्या जाता है। सबसे पहले तो यह है कि नस्लों में हमें क्या मतलब बेसिक जानकारी क्या होनी चाहिए। वैसे तो हमने जो बेसिक जानकारी थी वो हमने टेबल के रूप में पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन अब फिर भी देख लेते हैं नस्लों में से हमें क्या पता होना चाहिए। एक तो देखो नस्लों की उत्पत्ति, यानी कि कौन कौन सी नस्ल है उसकी उत्पत्ति क्या है, ठीक है। एक तो इनकी उत्पत्ति, फिर होती है इनकी कुछ एक नस्लों की विशेषता, ठीक है ना। एक इनके उपनाम, और एक होता है इनका उत्पादन, यानी कि कोई कुछ एक नस्लों का उत्पादन भी इंपॉर्टेंट होता है। इतना तो हमें पता होना ही चाहिए कि इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान यह है, इसकी यह मुख्य विशेषता है, इसके यह उपनाम है, और यह इसका उत्पादन है। इतना तो हमें कॉमन जानकारी होनी चाहिए। बाकी हमने पढ़ लिया है कि मध्यकाल क्या होता है, मध्यचक्र क्या होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि गर्भकाल कितना होता है, शुष्क काल कितना होता है, या इसमें प्रजनन अवस्था क्या होती है, बच्चा देने की क्रिया क्या होता है, संभोग की क्रिया क्या कहलाती है, इनके झुंड को क्या कहते हैं, इनके मांस को क्या कहते हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वो अगर आपको पता है तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, नस्लों में हम बाकी है कर लेंगे, ठीक है। अब हम आज स्टार्ट करें गाय। कौन सी नस्ल भाई, गाय स्टार्ट कर रहे हैं। गाय हमारी माता होती है ना। तो अब गाय भी मैंने कल बताया था आपको कि गाय भी दो प्रकार की होती है, एक होती है देसी, एक होती है विदेशी। दो गाय होती है। देसी गाय का नाम क्या था भाई, देसी गाय का नाम था बोस इंडिकस। क्या नाम था भाई,
देसी गाय का नाम था बोस इंडिकस। देसी गाय का नाम होता है बोस इंडिकस। विदेशी गाय का नाम क्या होता है? बोस टार्सस। क्या नाम होता है भाई? बोस टार्सस। बोस टार्सस। देसी गाय का नाम क्या है? बोस इंडिकस। नाम से पता चल रहा है देसी यानी भारतीय है, इंडिका है ना, इंडिया। इंडिया से याद रख लेंगे कि देसी गाय का नाम क्या होता है? बोस इंडिकस। विदेशी गाय का नाम क्या होता है? बोस टार्सस। तो गाय होती है वो माता होती है, और गाय को हम क्या रखते हैं? सबसे ऊपर रखते हैं ना, सबसे ऊपर रखते हैं, क्या हो जाएगा? बोस। बोस क्या होता है? सबसे ऊपर होता है ना, हेड। तो ठीक है ना, बोस इंडिकस, बोस टार्सस। देसी गाय का नाम बोस इंडिकस, विदेशी का बोस टार्सस। फिर क्या है, देसी गाय में और विदेशी गाय में अंतर क्या होता है? ठीक है ना, कुब्बड़, कुब्बड़ बोलते हैं हम्प को। इस प्रकार से आपने देखा होगा ऊपर होता है ना ये। तो देसी गाय में कुब्बड़ क्या है? होता है, यानी कि उपस्थित होता है। और विदेशी गायों में हम्प यानी कुब्बड़ ये नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें जो इस प्रकार से होती है विदेशी गाय, ठीक है, इसमें इस प्रकार से ये जो ऊपर हम्प होता है ये कुब्बड़ ये नहीं होता है। फिर होता है कि देसी गाय में जो सींग होते हैं वो क्या होते हैं भाई? पूर्ण विकसित होते हैं, बल्कि विदेशी गायों में विदेशी गाय में अल्प विकसित होते हैं। फिर है गल कंबल, ठीक है ना। फिर याद रखना गल कंबल, देसी गायों में क्या भाई? जो गल कंबल होता है वो उपस्थित होता है, इनमें कम होता है, यानी कि अल्प विकसित होता है। अल्प का मतलब कम विकसित होते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, गायों में गल कंबल पाई जाती है। गल कंबल क्या होती है? इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये जो गर्दन होती है और इस गर्दन के यहाँ पर जो ये इस प्रकार से लटकती है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गल कंबल। क्या बोलते हैं बच्चों? गल कंबल कहते हैं। गायों में गल कंबल पाई जाती है, लेकिन भैंसों में गल कंबल नहीं पाई जाती है। लेकिन भैंस की एक नस्ल है जाफराबादी। कौन सी बच्चों? जाफराबादी। मैं इसलिए आपको यहाँ पर बता रहा हूं ताकि हम तब जाफराबादी पढ़ेंगे तब आपको वापिस याद आ जाएगा कि हमने पीछे पढ़ा था। और ये बता रहा हूं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जाफराबादी क्या भाई? भैंस की एक नस्ल है। पहले आपको पता होना चाहिए कि जाफराबादी नस्ल है भैंस की। जाफराबादी में क्या पाया जाता है भाई? गल कंबल उपस्थित होती है, ठीक है ना, गल कंबल होती है। गायों में गल कंबल पाई जाती है, भैंसों में गल कंबल नहीं पाई जाती है, लेकिन भैंस की एक नस्ल है जाफराबादी, उसमें गल कंबल उपस्थित होता है। फिर वसा, यानी कि देसी गाय के दूध में वसा क्या होती है भी? ज्यादा होती है, और विदेशी गायों की जो दूध में वसा वो कम होती है। यानी कि जो हम कह सकते हैं दूध उत्पादन तो क्या होता है, विदेशी गायों का ज्यादा होता है, लेकिन उसमें वसा फैट है वो कम पाई जाती है। देसी गायों का दूध उत्पादन तो कम होता है, लेकिन वसा ज्यादा पाई जाती है। दूध कम और इसका ज्यादा होता है। फिर है पशु का नाम या वैज्ञानिक नाम, ये हमने पढ़ लिया। गाय का नाम, देसी गाय का नाम बोस इंडिकस, विदेशी का बोस टार्सस। भैंस का नाम बुवेलिस, बुवेलिस ये भी हमने पढ़ लिया है। बकरी का नाम क्या था भाई? केप्रा हिरकस, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया था। भेड़ का नाम क्या होता है? ओविस एरिस। क्या नाम होता है भाई? ओविस एरिस। ऊंट का नाम क्या होता है? ऊंट भी दो प्रकार के होते हैं और दोनों में से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक कुबड़ वाला और दो कुबड़ वाले। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में मुख्यतः कौन से जो ऊंट पाए जाते हैं, तो एक कुबड़ वाला पाया जाता है, ठीक है। हम देखेंगे फोटो में कि एक कुबड़ वाला कौन सा होता है और दो कुबड़ वाला कौन सा होता है, ठीक है। दो कुबड़ वाला है वो सिर्फ भारत में जो लद्दाख है वहीं पर पाया जाता है, ठीक है। तो एक कुबड़ वाले का नाम क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या नाम होता है बच्चों? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। दो कुबड़ वाले का नाम होता है कैमेलस बैक्टेरियस। और यही पूछा जाता है कि दो कुबड़ वाले का नाम क्या है, तो कैमेलस बैक्टेरियंस। ये आपको देगा राजस्थान में पाए जाने वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम होता है, और दोनों ऑप्शन में देगा हमें क्या करना है? कैमेलस ड्रोमेडेरियंस। क्या करना है बच्चों? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। दोनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कुबड़ वाला और दो कुबड़ वाला। कुबड़ मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से होता है एक कुबड़, और दो कुबड़ किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होते हैं दो कुबड़, ठीक है ना। तो दो कुबड़ वाले सिर्फ लद्दाख में पाए जाते हैं। फिर आपको यह भी पता है कि सर्वाधिक जो ऊंट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत? यानी कि पूरे भारत के 100 में से 80% ऊंट वो राजस्थान में ही पाए जाते हैं। फिर मुर्गी का नाम क्या होता है? गैलस डोमेस्टिकस। मैंने बताया था एक सुअर का नाम होता है, सुअर का नाम होता है सस डोमेस्टिकस, मुर्गी का नाम होता है गैलस डोमेस्टिकस। याद कैसे रखेंगे? मुर्गी गैलस डोमेस्टिकस। सुअर सुअर, से सस डोमेस्टिकस। सुअर का नाम क्या होता है बच्चों? सस डोमेस्टिकस होता है, ठीक है। फिर है मांस। अब ड्रेसिंग प्रतिशत क्या होता है? पशु के शरीर में मांस का प्रतिशत, ठीक है। सभी पशुओं के शरीर का मांस क्या होता है भाई? रेड मीट होता है, याद रखना।
अब आपको पूछ ले कि जो पशुओं में मांस पाया जाता है वो किस कलर का होता है, तो वो लाल कलर का होता है। अब आप कहोगे सर ये तो सभी को होता है, तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मुर्गी का जो मांस होता है वो क्या होता है बच्चों, सफेद कलर का होता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, पशु से प्राप्त मांस जीवित पशु के शरीर का भार और गुणा 100। ठीक है ना, तो इसको यहां पर लिखते हैं, वो क्या आ जाएगा, ड्रेसिक प्रतिशत आ जाएगा, यानी कि पशु से प्राप्त मांस कितना हुआ है और इसका वजन कितना है गुना में 100 करेंगे, यानी कि पशु से प्राप्त मांस कितना, मान लो कितना भी 20 है, कितना भी 20 किलोग्राम हुआ, और उसका वजन कितना था, वजन था 400 किलोग्राम पूरे का, गुना में कितना कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 पंजा 20। ठीक है ना, तो 5% क्या आ जाएगी भाई, ड्रेसिंग प्रतिशत आ जाएगी। इस प्रकार से निकाला जाता है ड्रेसिंग प्रतिशत। फिर आए पशु का नाम क्या और मास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल है, इनको पर एग्जाम लगा लो क्योंकि एग्जाम से पहले आपको पढ़नी पड़ेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाय का मांस क्या होता है, बीफ, गाय का मांस बीफ, भैंस का मांस बफन, भेड़ का मांस मटन, भैंस का मांस केरा बीफ या बफन। वैसे केरा बीफ होता है, भैंस का मांस क्या होता है भाई, सॉरी भैंस का मांस वो बफन होता है, भैंस का मांस बफन होता है, भेड़ का मांस मटन। नवजात बछड़े का मांस इंपॉर्टेंट है, नवजात बछड़े का मांस क्या होता है, व्हील होता है, क्या होता है बच्चों, व्हील होता है। मुर्गी का मांस चिकन होता है, सुअर का मांस पोरक होता है। ठीक है ना, सुअर का मांस पोरक होता है। अब याद रखना है बकरी का, बकरी का मांस होता है चेवन, क्या होता है भाई, चेवन। अब एक बार क्या दिया था, बकरे का मांस, ठीक है ना, तो बकरी हो चाहे बकरा हो, दोनों का मांस क्या होता है, चेवन होता है। गाय का मांस बीफ, भैंस का मांस बफन, भेड़ का मांस मटन, बकरी का मांस चेवन, मुर्गी का मांस चिकन और सुअर का मांस पोरक। ठीक है ना, मांस का लाल या सफेद रंग किसके कारण होता है, तो मायोग्लोबिन की कमी के कारण। ठीक है ना, मायोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। फिर है गाय का वैज्ञानिक नाम, भारतीय गाय का नाम बोस इंडिकस होता है, विदेशी गाय का नाम बोस टार्सस होता है। अब हमने ये सब हम पढ़ चुके हैं कि गाय का कुल कौन सा होता है, बोविडी होता है। ठीक है ना, बोविडी और किसका होता है बच्चों, गाय का होता है बोविडी कुल, रोमांसी पशुओं का होता है। ठीक है ना, भैंस का होता है, भेड़ का होता है, बकरी का होता है, इन सभी का कुल होता है वो क्या होता है भाई, बोविडी होता है। टूअन कितने पाए जाते हैं, 60 पाए जाते हैं। गाय में टूअन कितने हैं, 60। भैंस में कितने पाए जाते हैं बच्चों, 50 और 48, 50 और 48। भेड़ में कितने पाए जाते हैं भाई, भेड़ में टूअन पाए जाते हैं 54, कितने 54। और बकरी में कितने पाए जाते हैं भाई, 60 पाए जाते हैं। तो ये क्या थी गुणसूत्र संख्या, तो गाय में कितने पाए जाते हैं, 60 पाए जाते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त नस्ल की संख्या कितनी है, 53। किसकी, गाय की, कि गाय की भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी भी, 53 है। फिर है गाय का मांस क्या होता है, बीफ, गाय का मांस क्या होता है बच्चों, बीफ होता है, गाय का मांस क्या होता है भी, बीफ होता है। और हमने किसका पढ़ा है, भैंस का मांस क्या होता है, मटन, सॉरी भैंस का मांस होता है बफन, भैंस का मांस बफन, भेड़ का मांस मटन, बकरी का मांस चेवन, सुअर का मांस पोरक और मुर्गी का मांस चिकन। फिर याद रखना इंपॉर्टेंट है कि नवजात बछड़े का मांस क्या होता है, नवजात बछड़े का मांस क्या होता है, तो व्हील होता है। क्या होता है बच्चों, व्हील होता है। प्रौढ़ावस्था क्या होती है गाय की, 24 से 30 माह, या इसको हम बोल सकते हैं लगभग 2 से 2.5 वर्ष, है ना, 2 से 2.5 वर्ष। फिर ब्याने का प्रसव की क्रिया क्या होती है, तो ये भी हमने पढ़ी थी कि गाय और भैंस की दोनों की ही ब्याने की क्रिया या बच्चे देने की क्रिया क्या होती है, भी काविंग होती है। क्या होती है बच्चों, काविंग होती है। और भेड़ में क्या होती है, लैम्बिंग। भेड़ की इंपॉर्टेंट थी कि भेड़ में बच्चे देने की क्रिया, भेड़ में बच्चे देने की क्रिया क्या होती है, लैम्बिंग। और बकरी की किडिंग, बकरी क्या होती है भी, किडिंग। बच्चे का जन्म प्रणाम, यानी कि हम कह सकते हैं नवजात बछड़ा, गाय का नवजात बछड़ा क्या होता है भी, काफ। क्या होता है भी, काफ। युवा नर बछड़ा, युवा मादा बछिया, प्रौढ़ नर क्या होता है, सांड होता है, प्रौढ़ मादा गाय होती है। समूह, समूह क्या होती है, समूह या झुंड, गाय व भैंस का समूह या झुंड क्या होता है भी, हर्ड होता है। क्या होता है बच्चों, हर्ड। गाय और भैंस दोनों का क्या होता है भी, हर्ड होता है। श्वास गति प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने सांस लेती है गाय, तो गाय व भैंस कितने लेती है, 12 से 16। गाय लेती है लगभग 12 से 16 और भैंस 14 से 18।
तापक्रम क्या होता है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, शरीर का तापमान कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। तो गाय के शरीर का तापमान 38.5 होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस और 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर तापमान, ये भी हमने पढ़ा था कि जो तापमान का निरीक्षण है वो कहाँ से किया जाता है, भी गुद्दा से किया जाता है। श्वास का निरीक्षण, ठीक है ना, कि श्वास का यानी कि जो सांस लेते हैं उसका निरीक्षण कहाँ से करते हैं, तो थूथन से करते हैं। कहाँ से करते हैं भी, थूथन से करते हैं। नाड़ी परीक्षण स्थान, नाड़ी परीक्षण का स्थान क्या है, यानी कि जो नाड़ी गति चेक करते हैं गाय की, जो 40 से 50 होती है प्रति मिनट, वो कहां से चेक की जाती है, तो वो की जाती है पूंछ की कोक्सीजियल धमनी, पूंछ की कोक्सीजियल धमनी। तो ये भी पूछा जाता है कि गाय भैंस की नाड़ी गति कौन सी धमनी से ज्ञात की जाती है, तो कोक्सीजियल से। कौन सी से बच्चों, कोक्सीजियल से। और इसी को ही हिंदी में कहते हैं अनुत्तरिक धमनी। कौन सी, अनुत्तरिक धमनी, अनुत्तरिक धमनी। मध्यकाल का समय क्या था गाय में, 12 से 24 घंटा, ठीक है ना। मध्यकाल का समय क्या था, 12 से 24 घंटा था। 12 से 18 घंटे के बीच में है जो मध्यकाल के समय पशु को गर्भित करा देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। फिर है मध्यचक्र, कि मध्यचक्र की अवधि कितनी होती है, गाय में मध्यचक्र की अवधि कितनी होती है बच्चों, 21 दिन की होती है। और किस में होती है 21 दिन की, गाय में होती है, भैंस में होती है और बकरी में होती है, ठीक है ना। गाय भैंस बकरी तीनों में मध्यचक्र की अवधि कितनी होती है, तो 21 दिन की होती है। लेकिन अपवाद में क्या थी, एक थी भेड़, भेड़ में मध्यचक्र की अवधि कितनी होती है, तो 16 दिन की होती है। और ये भी पूछा गया है। ऊंट में कितनी होती है, ऊंट में 10 दिन की होती है मध्यचक्र की अवधि, ठीक है ना। दोनों हमें सभी याद रखनी है। फिर प्रजनन का सही समय क्या है, यानी कि पशु को गर्भित कब कराना चाहिए, संभोग की क्रिया, तो मध्यकाल में, यानी कि जब पशु मध्यकाल में हीट में पाला में आ जाता है तब 12 से 18 घंटे के मध्य। हमने पढ़ा था मध्यकाल की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था 0 से 18, उसके सॉरी 0 से 8, 8 से 18 और 18 से 24, यानी कि मध्यकाल 24 घंटे का होता है, जिसमें पशु को 12 से 18 घंटे के बीच वो गर्भित कराना चाहिए, यही उपयुक्त समय होता है। फिर है गर्भकाल अवधि। अब आपको पूछ ले कि गाय की गर्भकाल अवधि कितनी होती है, 282 दिन होती है, 282 से 285 दिन होती है। भैंस की 305 से 310 दिन होती है, भेड़ की 147 दिन होती है, बकरी की 151 दिन होती है। ब्याने के बाद पुनः मध्यकाल में आना 4 से 12 सप्ताह में आती है। बछड़े को मां से अलग रखकर पालना, हमने पढ़ा था कि बछड़े पालने की 2 विधियां होती है, एक सकलिंग और एक विनिंग। सकलिंग में क्या करते हैं भी, बछड़े को साथ में रखकर पाला जाता है, और विनिंग में बछड़े को मां से अलग रखकर पाला जाता है। फिर एनडीआरआई, ठीक है ना, एनडीआरआई, ये भी हमने पढ़ा था कि एनडीआरआई कहां पर है बच्चों, करनाल हरियाणा में है, और इसकी स्थापना वर्ष 1955 में थी। अब ये जो संस्थान है इसने भी 2 संकर नस्लें, इसने क्या किया भी, 2 संकर नस्लें विकसित की है। वो कौन सी नस्लें हैं, ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है करण फ्रीज, एक है करण स्विस, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि एनडीआरआई ने कौन सी 2 नस्लें विकसित की है, एक है करण फ्रीज, एक है करण स्विस। दोनों किसकी नस्लें हैं, गाय की नस्लें हैं। एनडीआरआई कहां पर अभी, करनाल हरियाणा में। कहां पर है एनडीआरआई, वो करनाल हरियाणा में है। इस करनाल से ही याद रखना है करण फ्रीज और करण स्विस, करण फ्रीज और करण स्विस, नाम से याद रखना है करण फ्रीज और करण स्विस। एक और होती है इसकी नस्ल होती है फ्रिजवाल, ठीक है ना। तो अब इनका क्रॉस क्या होता है, करण फ्रिज का होता है होलिस्टीन फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन और थार पारकर। और करण स्विस का होता है ब्राउन स्विस, करण स्विस का क्या होता है भी, ब्राउन स्विस और साहिवाल, ब्राउन स्विस और साहिवाल। एक नस्ल होती है फ्रिजवाल, कौन सी होती है बच्चों, फ्रिजवाल होती है। जो फ्रिजवाल या फ्रिजवेल बोलते हैं, ये होती है होलिस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल। होलिस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल का संकरण करवाया जाता है, तब एक नस्ल विकसित होती है फ्रिजवेल। और संकर नस्लों में गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है, फ्रिजवाल या फ्रिजवेल होती है, ठीक है ना, फ्रिजवाल या फ्रिजवेल होती है। तो थोड़ी टेक्निकल एरिया आ चुकी है, इसके कारण थोड़ा
करण फ्रीज और करण स्विस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो करण फ्रीज और करण स्विस, ठीक है। तो करनाल से विकसित है, तो इसी से याद रखना करण फ्रीज और करण स्विस। ये भी पूछा जाता है कि एनडीआरआई से विकसित नस्ल कौन सी है, और इसके साथ में आपको देगा फ्रीजवाल। कौन सा देगा भाई? फ्रीजवाल। फ्रीजवाल या फ्रीजवेल देते हैं इसके साथ, तो फ्रीजवेल नहीं है, ठीक है ना। ये दो, ये सिर्फ करण फ्रीज और करण स्विस, इन दोनों का संकर क्या होता है? करण फ्रीज है वो किसके संकर से विकसित है? तो ये है होलिस्टीन फ्रीजियन। ये भी हम पढ़ेंगे, होलिस्टीन फ्रीजियन और किसका भी? थार पारकर, और थार पारकर नस्ल का संकर है, थार पारकर। देखो नाम से पता चल रहा है फ्रीज, फ्रीज होलिस्टीन फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन। और फ्रीज हम कहाँ रखते हैं? फ्रीज हम रखते हैं जहां गर्मी का इलाका होता है, रेगिस्तान का इलाका होता है, वहां पर हम फ्रीज का काम करते हैं। जो थार पारकर नस्ल है वो क्या है बच्चों? वो है रेगिस्तानी नस्ल, ठीक है ना। तो उसी से ही हम याद रखेंगे। और किसका है? होलिस्टीन फ्रीजियन और थार पारकर का संकर है। करण स्विस, नाम से पता चल रहा है स्विस, तो एक गाय की नस्ल होती है, विदेशी नस्ल है ये। वो कौन सी होती है? ब्राउन स्विस, वो होती है ब्राउन स्विस। उसका संकर कराया गया था ब्राउन स्विस। और शह से याद रखना है साहिवाल। कौन सा भी? साहिवाल, साहिवाल। तो इन दोनों के संकर करवाया गया था, ठीक है। डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर, यानी कि डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर व आकर्षक गाय की नस्ल कौन सी है? आयरशायर। कौन से भी? आयरशायर। और आयरशायर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? स्कॉटलैंड। कहाँ है भाई? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है ना। फिर भारतीय नस्लों में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज। कौन सी बच्चों? कांकरेज नस्ल है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो कांकरेज नस्ल है उसके सींगों में 90% कैंसर पाया जाता है, इसलिए इसके सींग रोधन किया जाता है। देसी नस्लों में परिपक्व उम्र क्या होती है? 24 से 36 माह होती है। विदेशी नस्लों में परिपक्व उम्र 15 से 18 माह होती है। और यही संकर नस्लों में परिपक्व उम्र 20 से 22 माह होती है। तो तीनों का याद रखना है, क्योंकि इसमें से भी एमपीयूटी में क्वेश्चन पूछा गया था। कई बार जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें क्वेश्चन को करना होता है। देसी नस्लों में प्रथम बार बच्चा देने की उम्र होती है 42 माह, व विदेशी में 30 माह, और संकर में 18 से 24 माह होती है। देसी नस्लों को, अब ये याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देसी नस्लों को यूरोपीय देशों में क्या कहा जाता है? तो देसी नस्लों को यूरोपीय देशों में जेबू कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जेबू कहा जाता है। जबकि अमेरिका में देसी नस्लों को, अमेरिका में गाय की देसी नस्लों को टी कप काऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? टी कप काऊ कहते हैं। गाय के दूध का हल्का पीला रंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का हल्का पीला रंग, या दे सकता है पीला रंग। चाहे हल्का पूछे, चाहे लाइट पूछे, चाहे भारी पूछे, चाहे पीला पूछे, तो क्या होगा? कैरोटीन। क्या होगा? कैरोटीन। तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। वहीं आपको पूछे कि गाय के दूध का सफेद रंग, गाय के दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है कैसीन के कारण। किसके कारण होता है? कैसीन। और कैसीन क्या होती है? प्रोटीन होती है, वसा नहीं होती है। कैसीन क्या होती है बच्चों? प्रोटीन होती है। कैसीन क्या होती है? प्रोटीन होती है। याद रखना, कैसीन प्रोटीन होती है, वसा नहीं होती है। फिर है शुष्क काल, सॉरी औसत दुग्ध काल क्या होता है? तो गाय यानी कि कितने दिन तक दूध देती है? 305 या लगभग 300 दिन तक देती है। शुष्क काल या ड्राई पीरियड जिसे हम बोलते हैं, यानी कि दोबारा गर्भित कराने के बाद वो जब बच्चा देती है उससे पहले हम लगभग 60 दिन पहले दुग्ध दोहन बंद कर देते हैं, उसे बोलते हैं शुष्क काल। और वो कितना होता है? 60 दिन का। तो ये भी पूछा जाता है कि शुष्क काल कितने समय का होता है? 60 दिन का होता है। गाय के प्रसव के 5 से 6 घंटे के अंदर जेर डाल देते हैं। अगर नहीं डालते हैं तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि बीमारी होने का खतरा रहता है। फिर है गाय की नस्लों का वर्गीकरण, कौन सी देसी भारतीय नस्लें हैं और कौन सी विदेशी नस्लें हैं, ठीक है। तो भारतीय नस्लें में कौन सी भी? दुधारू नस्लें, भारवाही नस्लें और द्विप्रजनी। 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है दुधारू नस्लें, एक होती है भारवाह, एक होती है द्विप्रजनी। क्या है? दुधारू नस्लों से सिर्फ हम इनको किस काम में लेते हैं? दुग्ध उत्पादन में ही काम में लेते हैं। भारवाहक नस्लें कौन सी होती है? यानी कि जिनको हम शरीर के क्षमता के अकॉर्डिंग काम में लेते हैं, यानी कि खेत में काम लेते हैं, कृषि कार्यों के लिए काम में लेते हैं, वह कौन सी होती है? यह हम बोझा ढोने के लिए काम में लेते हैं, वह होती है भारवाहक नस्लें।
द्विप्रयोजनी नस्लें कौन सी होती है? जिनको हम दुग्ध दोहन यानी कि दुग्ध उत्पादन में भी काम में लेते हैं और किसमें? बाहरवाही में भी काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो द्विप्रयोजनी, द्वि मतलब दो, प्रयोजन यानी कि दो प्रयोजन हमारी यानी कि दो कार्य। अब है कि दुधारू नस्लें कौन सी होती है, यह भी पूछा जाता है। आपको क्या देगा ऑप्शन कि निम्न में से दुधारू नस्ल है, निम्न में से बाहरवाही नस्ल है, निम्न में से द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनता है। तो आपको नस्लों का विशेष कर ध्यान रखना है कि कौन सी दुधारू है, कौन सी बारवाक है, कौन सी द्विप्रयोजनी है। तो दुधारू नस्लें कौन सी होती है, इसकी ट्रिक सीसा गिरा दे। क्या होता है बच्चों? सीसा गिरा दे, सीसा गिरा दे। तो सबसे पहले गिर है ना, तो यहां से देख लेते हैं। सीसा, सी से लाल सिंधी, सी से लाल सिंधी, सा से साहिवाल, गी से गिर, रा से राठी और दे से देवनी। तो क्या है ट्रिक? सीसा गिरा दे किसकी? दुधारू नस्लें की और गाय की, ठीक है ना, गाय की दुधारू नस्लें की। तो गिर, साहिवाल, देवनी, सिंधी, गिर, साहिवाल, देवनी, सिंधी, एक कौन सी रहेगी? राठी, ठीक है ना। तो ये कौन सी है बच्चों? दुधारू नस्लें हैं। फिर क्या? बाहरवाक नस्लें, बाहरवाक में कौन सी है भी? अमृत महल, नागौरी, हलीकर, मालवी, कंगाई। इसमें आपको जो एक तो नागौरी का मुख्यतः विशेष याद रखना है और एक मालवी का, ये दो तो आपका पढ़ा हुआ ही होना चाहिए। द्विप्रयोजनी नस्लें कौन सी होती है? थार पारकर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि थार पारकर एक नस्ल है अच्छी द्विप्रयोजनी वाली। फिर होती है हरियाणवी नस्लें, फिर होती है कांकरेज, अंगोल, मेवाती, निमाड़ी व राठी। अंगोल नस्ल का याद रखना है कि अंगोल नस्ल है एक गाय की, अंगोल नस्ल है एक गाय की, अंगोल नस्ल है एक गाय की। वहीं आपको पूछ ले कि अंगोरा नस्ल है, वहीं आपको पूछ ले कि अंगोरा नस्ल है, तो अंगोरा नस्ल किसकी है बच्चों? बकरी की, किसकी भी? बकरी की। और वहीं आपको पूछ ले कि अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, तो अंगोरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से। किससे? अंगोरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से। बहुत कंफ्यूजन वाला यहाँ पर काम होता है कि अंगोल नस्ल है गाय की, अंगोरा नस्ल है बकरी की, अंगोरा रा बकरी, ठीक है ना। तो अंगोरा किसकी? अभी बकरी की, ठीक है ना। अंगोरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से। हार पारकर नस्ल है द्विप्रयोजनी, हरियाणा नस्ल है द्विप्रयोजनी, कांकरेज नस्ल है द्विप्रयोजनी, अंगोल नस्ल है द्विप्रयोजनी, मेवाती नस्ल है द्विप्रयोजनी, मेवाती है द्विप्रयोजनी और मालवी है बारहवीं नस्ल, दोनों अलग अलग है। निमाड़ी और राठी, सॉरी राठी किस में आ गया? राठी आ गया दुधारू नस्लों में। भारतीय नस्लें कौन सी है? अन्य बारवाक नस्लें खेरीगढ़, कंगायम, कैनकता, कृष्णावेली, वेचूर, हलीकर, बरगूर, गावलाओ, सीरी, मालवी। अब है दुधारू नस्लें, ये क्या थी? पहले थी भारतीय, अब क्या भी विदेशी। अब कौन सी है? विदेशी गाय की नस्लें भी याद रखनी है, ठीक है ना। विदेशी में कौन सी होती है? एक तो होती है दुधारू यानी कि जिनसे हम सिर्फ दुग्ध उत्पादन करते हैं, और एक मांसाहार। हमारे तो द्विप्रयोजन में क्या काम में आता है? भारत में तो काम में लेते हैं इसको बोझा ढोने या कृषि कार्य में, जबकि विदेश में किस लिए काम में लेते हैं? मांस उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है होलिस्टीन फ्रीजियन, जो हम अभी पढ़ रहे थे ना, होलिस्टीन फ्रीजियन जिसको बोलते हैं एचएफ, होलिस्टीन फ्रीजियन, ये क्या है? विदेशी गाय की दुधारू नस्ल है, ठीक है ना, होलिस्टीन फ्रीजियन। फिर याद रखना ब्राउन स्विस, आयरशायर जो सबसे सुंदर नस्ल थी गाय की, जर्सी, रेडन, ये आपको इतनी है सभी याद रखनी है, ठीक है ना। होलिस्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, आयरशायर, जर्सी और रेडन। मांसाहार नस्लें शॉर्ट हॉर्न, हियरफोर्ड, चारोलाइस, ब्रांगस, एवरडीन, एंगस, ठीक है ना। तो ये है मांसाहार नस्लें, हमको ये याद रखना है। एक याद रखना कि शॉर्ट हॉर्न नस्ल है गाय की, इसका उत्पत्ति स्थान याद रखना इंग्लैंड। क्या होता है बच्चों? इंग्लैंड। बस बाकी सभी का हम आगे अध्ययन करेंगे कि होलिस्टीन फ्रीजियन होती है, ये सर्वाधिक दूध देती है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है? होलिस्टीन फ्रीजियन, जिसे हम बोलते हैं अमेरिकन गाय, है ना। और जर्सी है, इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अगर आपको पूछ ले कि गाय की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है दूध में, तो जर्सी। कौन सी बच्चों? जर्सी। फिर है संकर नस्लें, हमने पढ़ी भारतीय नस्लें, विदेशी नस्लें। अब कौन सी है? संकर नस्लें, यानी कि देसी और संकर नस्लें कौन सी होती है? कि देसी और विदेशी नस्लों का, देसी और विदेशी नस्लों का जब हम संकर कराते हैं तब कौन सी नस्ल विकसित होती है? भी संकर नस्लें होती है, ठीक है ना। संकर नस्लों का हमारा क्या फायदा होता है?
संकर नस्लों, देखो कि जैसे कि हमने पढ़ा गाय की नस्ल कौन सी थी, जर्सी है। गाय की नस्ल कौन सी है, जर्सी है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक दूध में वसा पाई जाती है। तो हमारा उत्पादन का मुख्य जो है, यानी कि पशुपालन का मुख्य हमारा उद्देश्य क्या होता है, यानी कि हम अधिक से अधिक इससे क्या प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें। और जिसके दुग्ध में वसा ज्यादा होगी उसमें घी ज्यादा निकलेगा और घी से हमें आमदनी ज्यादा होगी। तो ये जो नस्ल है, मान लो कि ये कहां पर पाई जाती है, विदेश में पाई जाती है। और विदेश में यह ठंड को सहन कर सकती है लेकिन गर्मी को सहन नहीं कर सकती है। भारत में आपको पता है कि राजस्थान में या भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो अब इसको क्या है कि हमारे वातावरण को ये सहन नहीं कर सकती है ना बच्चों। तो इसको सहन नहीं कर सकती, तो हमने क्या किया कि इसको यानी कि विदेशी और देशी का क्या करवाया, हमने क्रॉस करवाया। फिर जो एक नस्ल विकसित हुई और वो नस्ल क्या है कि ठंड को भी सहन कर सकती है और गर्मी को भी सहन कर सकती है और अधिक ऊर्जा भी इसमें होती है, यानी कि जो उत्पादन होता है वो भी ज्यादा होता है और इसका जो काम में लेते हैं कृषि कार्य में वो भी इसकी जो क्षमता होती है ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो कौन सी संकर नस्लें, किसकी, गाय की, ठीक है ना। गाय की बात कर रहे हैं कि गाय की कौन सी संकर नस्लें हैं। सबसे पहले करण स्विस हम पढ़ चुके हैं। करण स्विस किसकी है, नाम से याद रखना, सह से साहिवाल और स्विस ब्राउन स्विस, ठीक है ना, ब्राउन स्विस। तो साहिवाल और ब्राउन स्विस, ठीक है। फिर है करण फ्रीज, फिर क्या भी, करण फ्रीज, फ्रीज से याद रखना होलिस्टीन फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन। तो थार पारकर और होलिस्टीन फ्रीजियन। जरसिंध, तो जरसिंध, जैस सिंध, लाल सिंधी, कौन सी भी, लाल सिंध और ब्राउन स्विस, ठीक है ना, लाल सिंध और ब्राउन स्विस। तो अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो करण स्विस और करण फ्रीज है ये दोनों कहां से विकसित है, ये है एनडीआरआई से। कहां पर भी, एनडीआरआई, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 है, जो कहां पर है, करनाल हरियाणा में है। और करनाल से याद रखना है करण फ्रीज और करण स्विस। एक कौन सी रहेगी, फ्रीजवाल, कौन सी रहेगी बच्चों, फ्रीजवाल। ये किसका है भाई, ये है होलिस्टीन फ्रीजियन, ये किसका है, होलिस्टीन फ्रीजियन। और किसका संकर करवाया गया था, साहिवाल का और साहिवाल का, ठीक है। अब क्या है, फ्रीजवाल आ गया ना, साहिवाल और होलिस्टीन फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन। फिर है टेलर, टेलर क्या है, पटना के पास एक देसी नस्ल है, यानी कि लोकल ब्रीड है। और आयरशायर, आयरशायर का जो है गाय की सबसे सुंदर नस्ल है। फिर है सुनंदिनी, सुनंदिनी देसी गाय यानी कि लोकल और ब्राउन स्विस का क्रॉस करवाया गया, तब कौन सी विकसित हुई, सुनंदिनी। फिर एक याद रखना सुजाता, सुजाता किसका संकर है, ये है जर्सी, जर्सी और साहिवाल। सर साहिवाल से ही क्यों संकर करवा रहे हैं, तो देखो साहिवाल के भी बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि साहिवाल नस्ल है उससे ही राजस्थान और भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है गाय की नस्ल से। और इसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है, इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो इसलिए है इसके साथ संकर करवाया जाता है। तो ये हमने जानकारी कर ली है कि गाय की देसी नस्लें कौन सी है, विदेशी नस्लें कौन सी है ना, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा आगे के जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे कि गाय की कौन सी नस्ल है, इसकी क्या विशेषता रहती है, या इनका जो कितना दूध उत्पादन है, कितनी इसके दूध में वसा पाई जाती है, इनके क्या उपनाम होते हैं, यानी कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो इसके लिए मैं आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि जो पहले पढ़ा है वो अगर आपका अच्छे से याद है तभी हम आगे नस्लें अच्छे प्रकार से पढ़ चुके हैं। क्योंकि अच्छी नस्लें क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसमें लगभग 60% जो नस्ल की विशेषता थी वो हम पढ़ चुके हैं और वही हम बार बार वापस पढ़ेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि जो ये है क्लास है ये आप अच्छे से देख लो, अच्छे से याद कर लो। तो इसी के साथ जो आज की हमारी क्लास है जो फिनिश होती है, कल दोबारा हम एक स्टार्ट नई क्लास करेंगे जिसमें पढ़ेंगे गाय की नस्लों की विशेषता क्या होती है। तो धन्यवाद दोस्तों।